नमस्कार साथियों। भारतीय राजनीति और प्रशासन से संबंधित आज एक नया मुद्दा जो सुर्खियों का विषय बना हुआ है और मुद्दा ये है कि अभी कुछ दिन पहले यानी कि संविधान दिवस के संदर्भ में हमारी राष्ट्रपति महोदया ने एक विचार रखा और वह विचार था ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के गठन से संबंधित। चूंकि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से संबंधित ये वाद विवाद एक लंबा मुद्दा रहा है और आवश्यक है कि इसके कुछ पक्षों को लेकर के हम स्पष्ट रहें, जिससे हम इसके बारे में एक बौद्धिक और तार्किक राय बना सकें। सर्वप्रथम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का ये जो प्रस्ताव है, इसे हमें किस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। तो इसे भारत में जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं उसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा मान करके उसी पर्सपेक्टिव में हम इसे समझ सकते हैं। तो जुडिशियल रिफॉर्म का क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है किसी भी देश की शासन व्यवस्था में। राजनीति शास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक हैं लॉर्ड ब्राइस, और उनका मानना है कि देयर इज नो बेटर टेस्ट ऑफ द एक्सीलेंस ऑफ गवर्नेंस देन द फंक्शनिंग ऑफ इट्स जुडिशियल सिस्टम। यानी कि हमारी न्यायपालिका किस गुणवत्ता के साथ कार्य करती है, ये एक महत्वपूर्ण आधार है ये समझने के लिए कि किसी भी देश में सुशासन का स्तर क्या है। इसलिए चाहे वो अभ्यर्थी हो या आम व्यक्ति, सभी को इस मुद्दे को समझने की आवश्यकता है कि भारत में न्यायिक सुधारों में कौन कौन से सुधार महत्वपूर्ण हैं और ये जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का प्रस्ताव है ये क्यों महत्वपूर्ण बनता है और इसको लेकर के इस प्रस्ताव का क्या पास्ट रहा, कब कब ये प्रस्ताव आया, इसके बारे में क्या कदम उठाए गए और इसकी क्या संभावना है या इसको लेकर के क्या सीमाएं हैं। ऑफ कोर्स Indian judicial system consists of integrated judiciary. At the apex is the Supreme Court and then the High Court, and at the lower level, which is called as subordinate judiciary, that is related to the district courts. So अक्सर जब भी हम जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारा पहला ध्यान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर केंद्रित होता है, बट न्यायपालिका की व्यवस्था में सबऑर्डिनेट जुडिशरी कितना महत्वपूर्ण है ये भी शायद हमारे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि जो हमारा पब्लिक डिस्कोर्स है उसमें हम सबऑर्डिनेट जुडिशरी से संबंधित मुद्दों पर बहुत कम ही बात करते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी राष्ट्रपति महोदया का कि उन्होंने फिर से इस मुद्दे को हमारे सामने रखा। तो जब हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ द जजेस एट द लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जुडिशरी है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब इस संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन का
कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है? ऑफ कोर्स आर्टिकल 312। अब आर्टिकल 312 क्या कहता है कि जिस तरीके से प्रशासनिक सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उसी के तर्ज पर यह संभावना है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के निर्माण की, कि हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बना सकते हैं। हालांकि ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को लेकर भी कम विवाद नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह व्यवस्था फेडरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। पर मैं ये बताना चाहूंगी कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है, भारत का जो फेडरलिज्म है, वो अमेरिका के अनुरूप नहीं है। और हमारा जो फेडरलिज्म है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जो दो लेवल की सरकारें हैं, वो पूरी तरीके से एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ना होकर के एक प्रकार से इंटरडिपेंडेंट होती हैं। और इसलिए भारत में संभावना बनती है इस तरीके की सर्विसेज के लिए। और चूंकि ये मुद्दा संघीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 312 312 में ये व्यवस्था है कि यदि राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी से यह रेजोल्यूशन लाया जाता है कि एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज का निर्माण किया जाए, तो यूनियन पार्लियामेंट के पास ये पावर आती है कि वह इस व्यवस्था को आगे ले जाए। अब ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इसी आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि जब हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात करेंगे तो उसका तात्पर्य होगा डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल की जो व्यवस्था होगी, और इससे नीचे की व्यवस्था की हम बात नहीं करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट जज एक संवैधानिक पोस्ट है। कौन कौन से नाम डिस्ट्रिक्ट जज के लिए जाते हैं, इसका भी वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। जैसे द जजेस ऑफ द प्रेसिडेंसी कोर्ट्स, द सेशंस जज, ये सब डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत आते हैं। मैंने ये एक पीपीटी आपके लिए तैयार किया है, जो आप बाद में पढ़ सकते हैं इन फैक्चुअल चीजों के लिए। और मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो पहली चीज ये है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के क्रिएशन की जो संभावना है, उसकी जो प्रक्रिया है, वो भारतीय संविधान में दी गई है। और इसके लिए जो भी सजेशंस आते हैं, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका औचित्य क्या है। कि जैसे कि राष्ट्रपति महोदया ने बताया कि यदि हम यह व्यवस्था लाते हैं तो हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है, ये कई तरीकों से लाभान्वित होगा। एक तो हम लीगल फील्ड में जो बेस्ट माइंड हैं उनको अट्रैक्ट कर सकेंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि सिविल सर्विसेज, स्पेशली जो यूपीएससी के द्वारा एग्जाम किया जाता है, उसमें भारत के जो सबसे मेधावी लोग हैं वो इस परीक्षा में आते हैं। और कारण ये है कि इस सर्विसेज का अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्टेटस है। और अगर ऐसी ही व्यवस्था जुडिशियल सर्विसेज में सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए की जाएगी, तो निसंदेह एक अच्छा टैलेंटेड पूल अक्रॉस इंडिया अट्रैक्ट किया जा सकता है। दूसरा, ये भी बताया गया और ये भी विचार रखा गया कि ऐसा करने से हमारी जो जुडिशरी है वो और रिप्रेजेंटेटिव बनेगी और
जो एक वल्नरेबल सेक्शन है, शायद उसको एक बेटर प्रतिनिधित्व जुडिशियल सिस्टम में मिल सकेगा। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड ढंग से आप रिजर्वेशंस की भी व्यवस्था कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि जितनी भी अपनी सेवाएं हैं उसमें यदि सबसे अधिक एलिटिस्ट या विशिष्ट वर्गीय सेवाएं मानी जाएंगी तो वो जुडिशियल सर्विसेज मानी जाएंगी। अब इसके अतिरिक्त जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। स्टेट टू स्टेट बहुत सारे वेरिएशंस रहते हैं। अक्सर ये भी होता है कि बहुत सारे जो पद है वो रिक्त रहते हैं, जिसके कारण जुडिशरी का केस लोड भी बढ़ता है। तो रिप्रेजेंटेटिव पैरामीटर को देखते हुए, इंक्लूसिवनेस को देखते हुए, क्वालिटी को देखते हुए एंड एफिशिएंसी को देखते हुए यह विचार बार बार लाया जाता है। आज डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पर जो नियुक्तियां होती हैं उसकी भी व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में दी है। तो वर्तमान में जो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के पद हैं उनमें जो सिलेक्शन है वो स्टेट सर्विसेज के माध्यम से होता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको अक्सर हम आम बोलचाल की भाषा में PCSJ के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा वो सिलेक्शन होता है। इसके अतिरिक्त जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है और ये कंसल्टेशन इसमें उस स्टेट का जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट है उसकी भी भूमिका है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था क्या है, कैसे ये क्रिएट किया जाता है, किस लेवल के लिए ये क्रिएट किया जाना है, इसके होने वाले फायदे क्या क्या हैं। पर ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो प्रस्ताव है ये पहली बार नहीं आया है, इसमें कई बार ये प्रस्ताव आया पर एक सर्वसम्मति नहीं बन पाई, क्योंकि अक्सर जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपना कुछ जो रिजर्वेशंस हैं इस व्यवस्था के अगेंस्ट वो जाहिर किए कि एक तरीके से जैसे ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज है उसी तरह ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को वो देखते हैं कि सेंटर के द्वारा एक तरीके से उनका जो नियंत्रण बढ़ाने का ये एक प्रयास के रूप में भी देखा गया है और इसलिए जो स्टेट्स हैं वो अक्सर रिलक्टेंट हैं। नेक्स्ट ये है कि चूंकि सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी में जो लोग हैं अक्सर इस लेवल पर आप लोकल लैंग्वेजेस में अपना कार्य करते हैं, तो फिर ट्रेनिंग और इसकी व्यवस्था और क्या ऐसे जो लोग होंगे जो डिफरेंट स्टेट से आएंगे, क्या वो उस पर्टिकुलर प्रदेश के कल्चर से, उसकी जो संस्कृति है, लोगों की अपेक्षाएं हैं, तो क्या वो उसको उस हिसाब से समझ सकेंगे। साथ ही क्या सचमुच ऐसा होने वाला है कि जो एलीट स्कूल, लॉ स्कूल्स में लोग पढ़ रहे हैं वो प्राइवेट प्रोफेशंस, कॉरपोरेट एरियाज में ना जाकर के सबऑर्डिनेट जुडिशरी में जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये एक विचार है। यदि यह विचार लागू किया जाए तो निश्चित हमारी जुडिशियल सिस्टम में काफी सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं, पर चूंकि ये जुडिशरी से संबंधित मुद्दा है अतः और भारतीय व्यवस्था एक संघीय व्यवस्था है, इसलिए इन सब व्यवस्थाओं को कायम करने के लिए राज्यों के साथ आम राय बनाना भी आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि कैसे इस संदर्भ में एक आम राय सामने आती है
वर्तमान में इस राय का अभाव है। पर अच्छी बात यह है कि ये मुद्दा काफी समय से लंबित है और एक मुद्दा जब तक पब्लिक डिस्कोर्स का विषय नहीं बनता है तब तक उसके सभी पहलुओं को समझना उतना मुश्किल और उतना एक तरीके से आसान नहीं होता है। तो कम से कम जो माननीय राष्ट्रपति महोदया हैं, उन्होंने जब इस मुद्दे को उठाया है तो मेरे अनुसार बेस्ट चीज ये है कि हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, राय बनाएंगे, ये पब्लिक डिस्कोर्स का विषय बनेगा और गहन रूप से इस मुद्दे का विश्लेषण किया जाएगा। चलिए, जो पीपीटी मैंने बनाया है और उसमें आपकी परीक्षा से संबंधित जो कुछ चीजें हैं वो मैं क्विकली बता देती हूँ। तो ये जो विचार है ये कॉन्स्टिट्यूशन डे के सेलिब्रेशन के संदर्भ में रखा गया था और राष्ट्रपति महोदया का मानना था कि इससे जुडिशरी डाइवर्स बनेगी और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन इससे बढ़ सकता है। नेक्स्ट उनका ये भी तर्क था कि इससे जो ब्रिलियंट यंगस्टर्स हैं उनको हम बेहतर रूप में आकर्षित कर सकते हैं सबऑर्डिनेट जुडिशरी को ज्वाइन करने के लिए। अब जिस कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रही थी, आर्टिकल 312, और आर्टिकल 312 में बताया गया है कि किस तरीके से नई जुडिशियल सर्विसेज का निर्माण किया जा सकता है। तो और आर्टिकल 312 में क्लॉज 2 जो है ये बताता है कि जुडिशियल सर्विसेज का अगर डिसीजन लिया जाता है तो ये जो सर्विसेज होंगी ये डिस्ट्रिक्ट जज से इंफीरियर किसी पोस्ट के लिए नहीं होंगी। अब इससे क्या होगा कि एक तरीके का सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि जब हम सेंट्रलाइजेशन करते हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन भी होता है, लेकिन जब हम सेंट्रलाइजेशन करते हैं तो फेडरल फंक्शनिंग को लेकर के कुछ मुद्दे भी या कुछ आशंकाएं भी सामने आती हैं। और मेरी समझ से इस विषय पर जिस स्तर तक एक डिस्कशन पब्लिक डोमेन में होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। और क्या अभिप्राय ये है कि जिस तरीके से यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं होती हैं वैसी ही व्यवस्था जुडिशियल सर्विसेज के लिए लागू की जाए। आर्टिकल 233 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और 234 ऑफ प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है, इसमें क्या व्यवस्था है डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पर नियुक्ति पर, ये दिया गया है। इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। और ये कुछ हिस्ट्री दी हुई है कि सबसे पहले ये आइडिया 1958 में लॉ कमीशन के द्वारा आया, फिर 1978 में फिर से लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई और फिर दिया गया। इसके अलावा साथ ही टाइम टू टाइम पार्लियामेंट ने भी कई बार कमेटीज बनाई और इस मुद्दे को रिफर किया गया। जुडिशरी ने भी 1992 में इससे संबंधित एक डायरेक्शन दिया, लेकिन बाद में फिर जुडिशरी ने ये जो मुद्दा है वो गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया। फिर 2017 में जुडिशरी ने एक सेंट्रल सिलेक्शन मैकेनिज्म की बात की। तो जुडिशरी के द्वारा प्रयास किए गए, राष्ट्रपति के द्वारा इस तरीके का विचार रखा गया, इसके साथ साथ पार्लियामेंट के द्वारा प्रयास किए गए, और साथ ही हम देखते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट रही डिफरेंट पार्टीज की भी, चाहे वो कांग्रेस की हो या प्रेजेंट गवर्नमेंट हो, तो उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंसेस आदि में ये विचार बार बार रखे। लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर पूरी आम राय नहीं बन पाई है। जो फॉर्मर यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू,
इन्होंने भी अपने एक बयान में पार्लियामेंट में बताया था कि इसके संदर्भ में अभी एक आम राय या आम सहमति नहीं बन पाई है। तो मैं यही कहूंगी कि जहां तक ये मुद्दा है, we need to think more, we need to discuss more, and if we find that there are more pluses than minuses, then definitely there is a need to take this step towards the judicial reforms.